इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए, और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे आपको कैसे पैसे एलोकेट करना चाहिए बेस्ड ऑन योर रिस्क एंड योर एज कि किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में हमें कितना पैसा एलोकेट करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। क्योंकि मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और इतने सारे हाउसेज हैं म्यूचुअल फंड्स के कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो, कौन से म्यूचुअल फंड को आपको पिक करनी है, कौन से म्यूचुअल फंड को आपको पिक नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और जो भी स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा उसको प्लीज़ कॉपी नहीं करना है, उसको 110% आपको सीखना है और आपको अप्लाई करना है अपने रिस्क और अपने एज के अकॉर्डिंग। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको कॉपी नहीं करनी है? क्योंकि सबका रिस्क लेने का एपेटाइट अलग होता है। मेरी रिस्क लेने की क्षमता अलग है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता अलग है, मेरे गोल्स अलग है लाइफ में, आपके गोल्स अलग हैं। किसी के गोल्स हैं, हो सकता है कि 20s में उसको घर चाहिए, किसी को 30s में चाहिए, उसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहा हो सकता है मुझे 60s में चाहिए या 50s में चाहिए। तो सबकी गोल्स अलग होती हैं, सबकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, तो उसके बेसिस पे सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करो। हाँ, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो और आप कैसे सीख सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स। मैं जिस भी म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लूंगा ये जस्ट एग्जांपल के लिए है, ये कोई भी सजेशन नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी किसी भी सजेशन की तरह ट्रीट मत करना। सेकंड, जो भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, आप इससे सीख सकते हो आपकी कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप यहाँ से एक जरूर एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके जा सकते हो कि हाँ, मैं भी ऐसे डिजाइन कर सकता हूँ अपनी पोर्टफोलियो, कहाँ पे मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल आप 110% सीख सकते हो यहाँ से, बट आप उसको कॉपी नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें मैंने बहुत ही जेनरिक लेवल पे बनाई हैं। हो सकता है आपको ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट करना हो, आपको कहीं कम इन्वेस्ट करना हो, आपको रिस्क थोड़ी कम लेनी हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट क्या है, आपकी एज क्या है। थर्ड, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस है तो ऑब्वियसली ये पर्सनलाइज होना चाहिए सबके लिए। तो इसीलिए जैसे ही आप सीखोगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कैसे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, आप खुद के लिए पर्सनलाइज कर पाओगे अपनी फाइनेंसेस को भी। स्टार्ट करने से पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है म्यूचुअल फंड को पिक करने की, वो ब्रॉडली मैं 3 से 4 टाइप के ही म्यूचुअल फंड्स पिक करता हूँ हमेशा। उसमें एक होता है स्मॉल कैप जहां मैं रिस्क ज्यादा लेता हूं, एक होता है मिड कैप या फ्लेक्सी कैप जहां पे मैं बैलेंस रहता हूं, एक होता है लार्ज कैप जहां पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मोर और लेस एक स्टेबल फॉर्म में ग्रो करते रहती है, जहां पे आप बड़े बड़े कंपनीज में पैसे लगाते हो। ये जो भी मैंने अभी टाइप्स बताए हैं, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी में पिक करने के लिए मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं देखता हूँ वो देखता हूँ कि लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न क्या है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। अगर वो म्यूचुअल फंड ने कॉन्स्टेंटली बीट करा है इंडेक्स को, निफ्टी 50 को या फिर आपकी सेंसेक्स को, तो ऑब्वियसली वो म्यूचुअल फंड अच्छा है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड जो मैं देखता हूँ वो देखता हूँ AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। आप उस म्यूचुअल फंड में ये देखते हो कि कितने सारे पैसे वो मैनेज कर रहा है। मैं यूजुअली एक फिल्टर लगाता हूँ 2000 to 25,000 करोड़ के आसपास का म्यूचुअल फंड का हाउस होना चाहिए एटलीस्ट, ना ही बहुत ही कम ना ही बहुत ही ज्यादा, एक रीजनेबल लेंथ पे होना चाहिए जहां पे आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड चीज मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ एग्जिट लोड। अगर किसी म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता भी है तो मैं ये देखता हूँ कि मैक्सिमम 1 साल का होना चाहिए। अगर 1 साल से पहले मैं निकालता हूँ तो 1% के अप्रॉक्स का आपके पास डिडक्शन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 1 ईयर के बाद वो म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड फ्री हो जाना चाहिए। फोर्थ चीज जो मैं देखता हूँ वो देखता हूँ टोटल एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड जो आप सेलेक्ट करते हो उसको चलाने के लिए आपसे जो म्यूचुअल फंड हाउस चार्ज करता है वो कितना चार्ज करता है, वो मैं जो देखता हूँ वो मिनिमम या फिर मैक्सिमम मैं देखता हूँ 1% के नीचे ही होना चाहिए, तब इट इज अ गुड फंड जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो भी नहीं दे रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए, और रीजनेबली मैं अच्छा खासा अमाउंट एज अ इंटरेस्ट भी मुझे मिल रहा है। तो ये 4 चीज आप जब देख लेते हो और फिल्टर करके आप जब म्यूचुअल फंड बनाते हो अपनी, या देखते हो कि ये सारी चीजें अगर एक म्यूचुअल फंड में फुलफिल हो रही हैं, तो मैं कंसिडर करता हूं उसमें इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमने जान ली कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स को, क्या क्या क्राइटेरियाज लगते हैं, तो हम जानते हैं कि जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर एज एंड रिस्क, वो कैसे डिसाइड करते हैं, राइट। अगर आपको याद हो तो मैं पिछले बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो आपकी रिस्क एबिलिटी होनी चाहिए या फिर जो आपको इक्विटीज में डालने हैं बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के बात, यहाँ पे हम एक रूल की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ 100 माइनस एक्स। 100 में से अगर आप x को कंसिडर करते हो अपनी एज, तो आपकी जो भी एज है आप 100 से माइनस करोगे तो वो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा इक्विटी में, इतने परसेंटेज आप एलोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 30 ईयर्स है, तो 100 माइनस 30 करूंगा तो मुझे आएगा रिजल्ट में 70। तो मैं मैक्सिमम 70% अपनी जो पोर्टफोलियो का है या फिर जो मैं जितने भी पैसे सेव या इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें से मैं 70% ही इक्विटी में एलोकेट करूंगा। बाकी रेस्ट 30% जो होगा मैं वो डेट
में डालूंगा, या फिर मैं एफडी करूंगा, या फिर मैं गोल्ड लूंगा, या फिर मैं कैश लूंगा, कुछ भी करूंगा, बट उसको मैं इक्विटी में डालूंगा। बट ये सारी चीज़ें मैं सेफर साइड में के लिए रखूंगा। जो भी 70% में है उसमें हम देखते हैं कि आपकी एज और आपकी जो इनकम ब्रैकेट्स है उसके अनुसार आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने परसेंटेज तक। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, आपकी एज के अनुसार जो भी इनकम ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे हो या जो भी इनकम ब्रैकेट में आप पैसे कमाते हो, उसमें से कितना परसेंट आपको इक्विटी में डालना है, कितने परसेंट आपको निफ्टी 50 में डालना है, या फिर आपको मिड कैप में डालना है, या फिर आपको स्मॉल कैप में डालना है। तो फटाफट एक बार हम अपनी एक्सेल शीट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिजाइन कर सकते हो। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा एज के अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंट सैलरी ब्रैकेट्स रखा है। यहाँ पे पीपल हु हैव सैलरी लेस देन या अप टू 5 lakhs या फिर 5 to 10 lakhs के बीच में जिनकी सैलरी है, या फिर जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 10 lakhs है, 10 lakhs 12 lakhs या कितने भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने देखे होंगे कि मैंने मल्टीपल असेट्स रखे हैं, निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप। अकॉर्डिंग टू योर एज और आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कितना परसेंट आपको एलोकेट करना चाहिए आपके किस पर्टिकुलर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में। अगर यहाँ पे आप देखो तो एज जो मैंने यहाँ पे रखी है 25 ईयर्स, इक्विटी में मैं एलोकेट कर रहा हूँ 75% ऑफ द अमाउंट, जिसमें 75% लगता है अगर आपकी 100 रुपीज है तो आप उसकी 40% आप निफ्टी 50 में डालोगे, 30% मिड कैप में डालोगे और स्मॉल कैप में आप 30% और डालोगे। फिर अगर आपकी सैलरी ब्रैकेट लेट्स से 5 to 10 lakhs के बीच में है, जहाँ पे 75% आप फिर से एलोकेट कर रहे हो इक्विटी में, 30% यहाँ पे मैंने मिड कैप को थोड़ा सा इंक्रीज करा है क्योंकि आपके पास 5 लाख से 10 lakhs के बीच की सैलरी तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट है यहाँ पे, तो मैंने मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा बढ़ाया है थोड़ा। फिर आप देखोगे अगर आपकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी जो इक्विटी की एलोकेशन होनी चाहिए वो मैंने समवेयर 75 to 80% के बीच में ही रखा है, जहाँ पे आप 25% आप यहाँ पे निफ्टी 50 में रखोगे जो आपकी पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा, जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं जो बैलेंस रहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक्सपोजर बढ़ाया है आपकी स्मॉल कैप में, जहाँ पे लॉन्ग टर्म की जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे थोड़े से स्मॉल कैप में आपकी एक्सपोजर होगी तो आपका पैसा ग्रो करेगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे 30 ईयर्स के एज पे, राइट, 30 ईयर्स के एज पे जैसे यहाँ पे आते हो तो अप टू 5 lakhs थोड़ा सा कम सैलरी है, बट इस पे भी हम एक अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में अच्छा सा गेन वेल्थ बना सकते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं 30 ईयर्स पे 70% सिर्फ एलोकेट करूंगा इक्विटी में, बाकी जो 30% होंगे हमारे सैलरी के वो मैं सेफ एसेट्स में डालूंगा, मैं एफडी में डालूंगा, मैं रिकरिंग डिपॉजिट में डालूंगा, मैं पीएफ करूंगा, मैं ईपीएफ करूंगा, एनपीएस करूंगा। देन जो 70% है उसकी जो वैल्यू लेट से 100 रुपए आता है तो उसकी जो निफ्टी 50 में एलोकेशन होगी वो 70 रुपीज ही होगी। मिड कैप में 25, यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरेस्टिंगली मैंने स्मॉल कैप को बहुत ही कम कर दिया, विच इज 5% ओनली। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर आप 5 lakhs के आसपास की सैलरी है जो कि 30 ईयर्स के एज में है तो मैं यहाँ पे स्मॉल कैप में कम एलोकेट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे रिस्क कम लेके मुझे वेल्थ गेन करना है इन लॉन्ग टर्म। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एलोकेट करा है मैक्सिमम अमाउंट निफ्टी 50 में जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। सेकंड आप देखोगे 5 to 10 lakhs में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर और इंक्रीज करा है स्मॉल कैप में जिससे कि आपको ग्रोथ मिले, प्लस मैंने थोड़ा सा कम करा है यहाँ से निफ्टी 50 में। सिमिलरली आप देखोगे जिसकी भी ब्रैकेट है 10 lakhs के ऊपर की सैलरी की उसमें मैंने 50% एलोकेट करा है निफ्टी 50 में, 35% मिड कैप में और यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा मैंने एलोकेट करा है स्मॉल कैप में क्योंकि स्मॉल कैप आपको ज्यादा रिटर्न देती है। बट बी माइंडफुल, जहाँ पे आपको मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए ही जाएगी। फिर अगर आपकी एज 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स लोग सोचते हैं कि यार मेरी तो एज 40 ईयर्स हो गई, अब मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, मेरा तो टाइम निकल गया है। स्टिल आपके पास 10 से 12-15 साल गुड इनफ है वेल्थ जनरेट करने के लिए। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे अगर आप देखोगे 50% मैंने एलोकेट कर दिया सीधा सीधा इक्विटीज में। जो इक्विटीज में एलोकेट करेंगे लेट्स से आपके पास 100 रुपीज आता है तो आप 100 में से 80 रुपीज निफ्टी 50 में या लार्ज कैप में फंड में डालोगे जो कि धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा, विच इज लेट्स से अगर 12% का भी इंटरेस्ट मिलता है आपको CAGR पे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न ये माना जाता है। देन मिड कैप में आप देखोगे रेस्ट ऑफ द अमाउंट में मिड कैप में डाल रहा हूँ जहाँ पे आपके पास एक्सपोजर होगा सारे फंड्स का, जो भी मिड कैप साइज की कंपनीज है उसमें, जो कि आपको थोड़ा सा ग्रोथ दिलाएगी, थोड़ा सा स्टेबल रखेगी। स्मॉल कैप में आप यहाँ पे देखोगे कि जितने भी सैलरी ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे मैंने उनको 0% रखा है क्योंकि आपकी एज अभी 40 ईयर्स है तो आपके पास उतना बड़ा होराइजन नहीं है इन्वेस्ट करने का। बट जितना भी होराइजन है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें स्मॉल कैप को हम 0% करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पैसे प्रोटेक्ट करने हैं ज्यादा से ज्यादा। जितने भी बहुत रिस्की हाई रिस्क वाले एसेट्स हैं वहां से हमें स्किप करना है।
तो सिमिलरली आप देखोगे 10 लाख के ब्रैकेट में तो मैंने 70% जो सैलरी उसको एलोकेट करी है इक्विटीज में, 30% उसमें भी मैंने निफ्टी 50, मिड कैप में 30% एंड देन 0% इन स्मॉल कैप। तो जो अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल अगर आप यहाँ देखोगे तो सिंपल सा बात ये है कि आप 25 में हो, 30 ईयर में हो या 40 में हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी भी लेट नहीं होते हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में हमेशा आप अच्छा ही वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट हर साल 12% CAGR से तो इंक्रीज करता ही करता है। बट आपको ये माइंडफुल रहना है कि आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क क्या है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी आप इससे देख के सीख सकते हो, बट इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।